गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको आज हिस्ट्री का पेपर पढ़ा रही हूँ। कल अपन ने एक वीडियो हिस्ट्री में देखा था। उसके ये पाठ्यक्रम संगठन के विभिन्न उपागम के अंदर से थोड़े से उपागम तो मैंने आपको कल बता दिए थे। बाकी के जो उपागम बच गए थे वो मैं आपको आज बता रही हूँ। इसके अलावा इसको आप बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि और भी जो पाठ्यक्रम में आपको दे रखा है वह सारे कॉमन क्लास में समझा दिया गया है। इसके अलावा भी जो जो टॉपिक आपके छूटे हैं वो हम आपको पूरा अच्छी तरह से करवा रहे हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे उपागम में भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर जो भी उपागम है वह क्या क्या होते हैं और किस तरह से थोड़े तो मैंने आपको कल करा दिए थे। और आज अपन पांचवा उपागम है जीवन उपागम। इसके पहले मैंने आपको कल करा दिए थे कि ये इसके अंदर है एक समान केंद्रीय उपागम, दूसरा है कालक्रमिक उपागम, तीसरा है विषयानुसार उपागम, फिर चौथा है परावर्तन उपागम। इस तरीके से मैंने ये उपागम आपको बता दिए थे। उपागम का अर्थ भी आपको समझा दिया था और उसके क्वेश्चन भी दे दिए थे। अब आप देखिए जीवन गाथा उपागम। इस उपागम के सबसे प्रबल समर्थक कार्लाइल थे। उनका यह मत था कि इतिहास में मानव की उपलब्धि के पीछे महान व्यक्तियों का कृतित्व है। इनका आशय यही है कि इतिहास महान व्यक्तियों का इतिहास है और उसके द्वारा विश्व इतिहास आसानी से पढ़ाया जा सकता है। अतः यदि इतिहास का वर्गीकरण किया जाए तो महान व्यक्तियों की जीवन गाथाओं को विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया जा सकता है। इसके द्वारा वर्गीकरण में यह सुविधाएं रहती है कि छात्रों की रुचि तथा उनकी क्षमता को ध्यान में रखना पड़ता है। तो छात्रों को जैसे प्रेरणापद कहानियाँ इतिहास में पूछी जा सकती है। छात्रों की कहानियों में सहज रुचि होती है, किंतु इस उपागम की कठिनाई यह है कि महान व्यक्तियों का मापदंड यदि प्रसिद्ध है तो प्रसिद्धि अनेक बार परिस्थितियों के कारण होती है, चारित्रिक श्रेष्ठता के कारण नहीं। फिर एक अपील यह भी है कि यदि इतिहास में से केवल महान व्यक्ति को ही लिया जाए तो वे पूर्ण रूप से जनप्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें है उन भूगोलवर्ता के बारे में हम क्या कहेंगे जिसने पृथ्वी के पूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने के लिए केवल उच्चतम शिखरों को ही ध्यान में रखा है। अतः यदि हमें सही इतिहास प्रस्तुत करना है तो केवल महान व्यक्तियों की जीवन गाथा प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी जीवन गाथा छात्रों में उच्च भावनाओं का उदय करने में भले ही सहायक हो, किंतु इस इतिहास का सही स्वरूप प्रस्तुत करने में नहीं है। अभी सांस्कृतिक युग सिद्धांत उपागम यानी कल्चरल युग। क्या मतलब कल्चरल युग हुआ था जिसके अंदर ये उपागम इन उपागमों को हिस्ट्री के अंदर लिया गया। जिस सिद्धांत पर यह उपागम आधारित है यानी कल्चर सांस्कृतिक उपागम जो आधारित है उसका निरूपण तो बहुत पहले हो गया था, पर इसको शिक्षा के साथ संयुक्त करने का श्रेय जीलर को है,
जीलर ने हर्बर्ट की विषयों की एकाग्रता पर ही इस विचार को विकसित किया। उसने इतिहास को केंद्रीय विषय मानकर 8 वर्षीय पाठ्यक्रम विकसित किया, जो सांस्कृतिक युग सिद्धांत पर आधारित था। इस उपक्रम की मान्यता है कि छात्र का विकास क्रम और संस्कृति का विकास क्रम एक जैसा हो, यानी जो भी संस्कृति उस टाइम चल रही है, संस्कृति का उस टाइम की जो सभ्यता संस्कृति उसका विकास और छात्र का विकास एक साथ एक जैसा होता है, जिससे क्या होता है कि उन दोनों में एक दूसरे का तालमेल बैठ जाता है और उस पर वह आराम से आगे सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ सकता है। छात्र अपने विकास क्रम की अवस्था से संबंधित संस्कृति के विकास क्रम को आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र के प्रारंभिक काल में मानसिक विकास, मानव की मानसिक विकास का आसानी से ग्रहण कर, मतलब छात्र जब छोटा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, अगर उसको कुछ भी समझा दिया जाए वो कभी भूलेगा नहीं, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है और इसलिए वह अच्छी तरह से उसको हर सिद्धांत को अच्छी तरह से प्रतिपादित भी कर सकता है और आसानी से समझ सकता। इसका सारांश यही है कि व्यक्ति मानव के मानसिक विकास का पुनः स्मरण करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं, ये स्टर्नलेन हेल इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। इस सिद्धांत को इतिहास की पाठ्यचर्या को मनोवैज्ञानिक रूप देने के लिए उपयोग में लिया गया है। इस सिद्धांत को इतिहास में लागू करने के लिए कहा गया है। इतिहास का बाल्यकाल छात्र के लिए उसकी किशोरावस्था और किशोर के लिए तथा उसकी युवावस्था युवकों के लिए उपयुक्त है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में प्राचीन इतिहास, माध्यमिक कक्षाओं में मध्यकाल तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में आधुनिक इतिहास पढ़ाना अधिक संगत एवं उपयोगी है। उनका कहना है, इस ऑथर ने ये बताया है कि प्राथमिक कक्षाओं में प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाए, माध्यमिक कक्षाओं में मध्यकाल का और अभी जो है वर्तमान काल में जो है उच्च क्लास में पढ़ाया जाए। इससे क्या बच्चे जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे। उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे अभी क्या हो रहा है वो उसके बारे में अच्छी तरह से देख पाएंगे और जल्दी से समझ पाएंगे। अब यही इतिहास आगे जाकर के क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन होने के बाद जब जो नए बच्चे आएंगे तो वो बच्चे इसको देखेंगे। विभिन्न संस्कृतियाँ, जैसे इतिहास पढ़ना अधिक संगत एवं उपादेय होता है। विभिन्न संस्कृतियाँ विभिन्न युगों में से गुजरती है। जब कभी एक देश अपनी आदिम अवस्था में था, दूसरा विकास के उच्च चरण में से गुजर रहा था, यानी आदिम यानी प्राचीन समय में था, तो दूसरा विकास उसके उच्च चरण पर यानी मध्यकाल का विकास आगे चल रहा था। अनेक मानव प्रजातियां तो अभी भी आदिम अवस्था में या उस जैसी स्थिति में है, जो अनेक भौतिक साधन सुविधाओं में चरमोन्नति पर है। जैसे आपने देखा ना, अनेक भौतिक साधन सुविधाएं जो अभी सामने आ रही है, उससे जो भी इतिहास है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और अनेक सभ्यताएं मध्य स्तर पर है। वास्तविकता तो यह है कि समृद्ध सभ्यता के छात्र के लिए आधुनिक सभ्यता को समझना अधिक सरल एवं संगत दिखाई देता है। आधुनिक सभ्यता में
पले छात्रों के लिए आधुनिक सभ्यता को समझना अधिक आसान है। जैसे है ना, अभी इस युग में जो बच्चे पैदा हुए हैं और आधुनिक युग में उनको जो सभ्यता संस्कृति सामने आ रही है, वो उस सभ्यता संस्कृति को प्राचीन सभ्यता से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। आज आपके सामने कोई भी बात आती है या घटना होती है तो आप क्या कहते हैं ना, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और अगर प्राचीन हो तो उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि तत्संबंधी अनुभव उनके दैनिक जीवन के साथ संयुक्त होते हैं। क्योंकि जो अभी जो घटनाएं अभी हो रही है तो उनके सामने हो रही है, जो भी घटनाएं होती है तो वो क्या प्राचीन हो जाती है, वो जल्दी से जल्दी उसको समझ लेता है। प्राचीन नहीं होती, वो तात्कालिक सामने होती है, तो उस घटना को वो अच्छी तरह से समझ लेता है। इन सब से तो यही समझ में आता है कि इतिहास के शिक्षण की समस्या, यही समझ में आता है इतिहास के शिक्षण की समस्या मूलतः इतिहास के सही एवं प्रभावोत्पादक विधि से प्रस्तुतिकरण की समस्या है। यानी जो भी घटनाएं घटती है तो वह आपके सामने प्रस्तुत होकर के ही होता है। अब ये विकास की दिशा का उपागम, विकास की दिशा का क्या उपागम है? इस उपागम के प्रेरता जेफरी है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री इन स्कूल्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट में इसी विचार को विकसित किया है। उनका मत है कि इतिहास सामाजिक विकास का अध्ययन है और ऐतिहासिक बोध से अभिप्राय यह है कि हम पूर्ण ऐतिहासिक प्रकरण को या उसके किसी एक पक्ष अथवा भाग को उसकी विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने की आदत का निर्माण करें। इसका अर्थ ये है कि इतिहास विकास का मात्र एक प्रक्रम है। मतलब इतिहास ही जो क्या है, विकास की एक क्रिया है जो क्या आगे से आगे बढ़ती जाती है और जो आगे से आगे जो सुधार उसके अंदर करने होते हैं वह सारे आ जाते हैं। उनका मत है कि इतिहास एक सीधी से होने वाली एक रूप की गति नहीं है। मतलब वह एक गति में नहीं चलता है, वह पीछे का आगे लेता है। अतः यह कहना अधिक उपयुक्त है कि सभ्यताओं का अध्ययन करना चाहिए। सभ्यताओं का अध्ययन मतलब जो भी सभ्यता संस्कृति है उसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए। भारत की सभ्यता संस्कृति है, विदेशों की है, सब में क्या मेल खा रहा है, उन मेल को एक साथ बिठा करके बताना चाहिए और अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए। सभ्यता का क्योंकि कोई एक सभ्यता स्वतंत्र होकर भी विकसित हो सकती है। जैसे एक सभ्यता खुद अपना आप में डेवलप हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है और बलपूर्वक उनमें सहसंबंध ढूंढना गलत होगा। अगर आपने कोशिश करने पर या ज़्यादा मेहनत करने पर या बल डाल करके जोर डाल करके अगर उसके अंदर से कोई भी अध्ययन करना चाहे तो वो गलत होगा। कोई एक सभ्यता स्वतंत्र होकर भी विकसित हो सकती है और बलपूर्वक उनमें यह सहसंबंध ढूंढना गलत होगा। उनका अभिमत है कि संपूर्ण इतिहास को कुछ कालों में विभाजित कर देना अनुपयुक्त है। इतिहास को अलग अलग काल में जैसे मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल ऐसा करना गलत है, क्योंकि इतिहास तो इतिहास ही होता है। इस उपागम के अंतर्गत भी कुछ प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। हम विकास क्रम का विभिन्न रेखाओं में अध्ययन करते हैं। अलग अलग मतलब रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। जेफरी का यह मत है कि इस विधि से पाठ्यक्रम को छात्रों की आयु
तथा कक्षा स्तर इत्यादि। मतलब इस लेखक का मत है कि कक्षा, आयु और पाठ्यक्रम आदि, मतलब बच्चे की आयु के हिसाब से पाठ्यक्रम को सुनियोजित करना चाहिए और उसी के अनुकूल बच्चा समझ। जैसे प्राचीन काल में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे राणा प्रताप में वो है अलग अलग चीज़ें बच्चों को समझाएंगे छोटी क्लासों में, तो वो आगे जाके बड़ी क्लासों में उसके बारे में समझ पाएगा। अनुकूल योजना बनाई जानी चाहिए। इस उपागम की भी कुछ कठिनाइयाँ, और यह कठिनाइयाँ इस प्रकरण के उपागम की कठिनाइयाँ से पर्याप्त मिलती जुलती है। अब जैसे अब ये आप देखिए इतिहास पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ क्या है, क्या क्या मुसीबतें इसके अंदर आती हैं। पहली है, लिखिए आप, उपागम की कठिनाइयाँ। यह हो सकता है कि छात्र जब एक घटना अथवा एक प्रकरण का अध्ययन कर रहा है तो उसे अन्य समसामयिक घटनाओं का कोई बोध ही न हो। मतलब अगर बच्चा एक घटना का प्रकरण को समझ रहा है तो ये नहीं है कि उसकी घटनाओं और दूसरी घटनाओं का उसके बारे में उसे नॉलेज ही नहीं हो, उसे उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में वह पूर्ण इतिहास प्रकरण को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकता। मतलब ऐसी परिस्थिति में अगर एक घटना उसको ध्यान में है और दूसरी घटना का उसको ध्यान में नहीं है तो वो कभी भी इतिहास को अच्छी तरह से समझ नहीं सकेगा। उसे दोनों घटनाओं का अगर बराबर नॉलेज है तो वो फिर उस घटनाओं को जल्दी से जल्दी समझ लेगा। इस उपागम में सामाजिक इतिहास पर अधिक आग्रह किया जाता है। इसके अंदर है ना सोशल सामाजिक इतिहास, जैसे हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, इन सब पर पे अधिक ध्यान आग्रह किया जाता है तथा संवैधानिक और राजनीतिक यानी संविधान और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों और राजनीतिक इतिहास की प्राय अवहेलना की जाती है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने खाली हिस्ट्री को पढ़ा है तो उसकी संस्कृति, पुरानी जो सभ्यता संस्कृति है, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक शास्त्र है और संविधान के बारे में, तो ये पूरा उसकी अवहेलना नहीं करना पड़ता, उसको अच्छी तरह से ध्यान में रख कर के ही आगे इतिहास बनता है। अतः जब इस उपागम के आधार पर पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया जाए तो यह समस्या के निराकरण का ध्यान रखा जाए। जैसे आपने पाठ्यक्रम का अगर वर्गीकरण कर दिया है तो इसके अंदर ये जो भी समस्या सामने आई है उस समस्या को ध्यान में पूरा रखना चाहिए और उसका वर्गीकरण करके उसके अंदर बच्चों को अच्छी तरह से बताना चाहिए। अब जैसे इतिहास के वर्तमान पाठ्यक्रम की जो भी हम आलोचना करते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है कि सैद्धांतिकता पर अधिक बल दिया जाता है। क्या इतिहास के वर्तमान पाठ्यक्रम के अंदर क्या होता है कि आधारभूत व्यवहारिक क्रिया की अपेक्षा की जाती है, जबकि इतिहास व्यवहारिक विषय है, इसे विद्यार्थी दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करते हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसे परीक्षा की प्रधानता होती है, जिससे विद्यार्थी केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उद्देश्य से ही पढ़ते हैं तो वो क्या है कि इतिहास को अच्छी तरह से समझ नहीं सकेंगे, तो उनको ध्यान रख करके उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इतिहास की शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में, मतलब हिस्ट्री को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक नागरिकता के गुणों का विकास करना। यानी इतिहास पढ़ने से बच्चों में ये आपको भावना पैदा करनी है कि आर्थिक व किसी तरह से आर्थिक मामले में भी आगे बढ़े, समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं
या अच्छाइयाँ हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान देवे। और इसके अलावा नागरिकता के गुणों का भी उसके अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। विकास करना है, परंतु वर्तमान पाठ्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। जो भी अभी जो पाठ्यक्रम बनाए उनमें पूरा प्राचीन समय से जो बच्चों की जो पूर्तियाँ हैं वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा जीवन से असंबद्धता। वर्तमान इतिहास पाठ्यक्रम जीवन शैली में जो उपागम हम पढ़ रहे हैं वह इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन की क्रियाओं एवं समस्याओं के साथ पाठ्यक्रम व्यवहारिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मतलब जो भी उपागम है वो पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए नहीं है, सब अलग अलग तरह से हैं, इसलिए इसके अंदर साथ जोड़ नहीं गया है और उसको अलग रखा गया है। इस तरह से इसका कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर ये उपागम के अंदर रुचियों और व्यक्तित्व का भी अनुकूलन नहीं होता है। अब इसके अंदर क्या है कि इतिहास के वर्तमान पाठ्यक्रम छात्रों की जो रुचियां हैं और जो उपागम है वह वैयक्तिक विभिन्नता के अनुकूल नहीं होते हैं। छात्रों को ज्ञान उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं की दृष्टि से प्रदान नहीं किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में और इसके उपागम के अंदर तालमेल नहीं होता है। अब आपको मैं बता रही हूँ इतिहास पाठ्यक्रम का आधार क्या है। क्या आधार है कि पाठ्यक्रम संगठन का आधार क्या है? जैसे इसमें दार्शनिक आधार के आधार पर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ये बताया गया है कि हमारे विभिन्न दृष्टिकोण में जो ब्रह्मांड है उसमें मानव जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण पैदा होते हैं। कोई इस जगत को किसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित मानता है और कोई इसके केवल प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं का परिणाम भी मानता है। इस विभिन्न दृष्टिकोण से हमें अपने जीवन के बारे में भी विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए गए हैं। इस तरीके से ये अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं, जैसे मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। तो वो ये बल देता है और को सत्य नहीं माना जाता है, इसलिए वे उसके आध्यात्मिक विकास की बात नहीं सोचते हैं। वे तो उसे इस भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान करा देते हैं। अब जैसे मनोवैज्ञानिक आधार, जब मनुष्य को छोटा प्रौढ़ समझा जाता था और उसे बचपन से ही उच्च आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी, मनोविज्ञान ने मनुष्य की प्रकृति और उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया है और यह बताया कि अपने शारीरिक एवं मानसिक संरचना की दृष्टि से कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते। दो बच्चे क्या, आप विश्व के अंदर इतने लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कभी कोई किसी से मिलता है क्या? एक ही परिवार में जैसे 4-5 बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी आदतें भी अलग होती है, शक्ल भी अलग होती है और उनके कार्यशैली भी अलग होती है। तो अपन ये देख सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक की रचना सबकी अलग होती है। बीच में करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में भी कोई एक जैसा कभी आपको नहीं नजर आएगा, वो सब में विभिन्नताएं पाई जाती है। इस प्रकार मनोविज्ञान ने प्रकाश डाला है कि जन्मजात कोई शक्तियाँ नहीं होती है, उनका उदय होता है। बच्चा क्या सीख सकता है और क्या नहीं सीख सकता है, इसका जन्मजात नहीं होता, वो निश्चित नहीं होता है कि वह क्या करेगा, परंतु उसे उचित दिशा नहीं
तो वो क्या है, जब परिस्थितियाँ जैसी उसके सामने आ जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में वह उचित निर्देश वो बन सकता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय आधार। इसके अंदर समाज विशेष की संरचना, उनकी संस्कृति तथा धार्मिक स्थिति, उसकी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के प्रमुख आधार होते हैं। उदाहरण के लिए जिस समाजों में स्त्री पुरुष में भेद किया जाता है और स्त्रियों को घरों की चार दीवार में रखा जाता है, उन समाजों में स्त्रियों को केवल लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। और जिन समाज में स्त्री पुरुष में इस प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, उन समाज में स्त्री पुरुषों की शिक्षा के समान उद्देश्य होते हैं। समाज की संस्कृति तो उसका शिक्षा का मूल आधार है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। इसकी परिधि में समाज की रचना, उसकी मान्यता, विश्वास, आदर्श और मूल्य सभी कुछ आ सकते हैं। प्रत्येक समाज अपनी इन मान्यता, विश्वासों, आदर्शों और मूल्यों को अपनी आने वाली पीढ़ियों से संक्रमित करता है और यह कार्य वह शिक्षा की सहायता से करता है। यही कारण है कि किसी समाज की शिक्षा के उद्देश्य उसकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। जो भी उद्देश्य समाज के होते हैं तो वह उसकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि जिस समाज में जैसे सभ्यता संस्कृति है तो वह सभ्यता संस्कृति में ही वह समाज चलेगा। जैसे प्राचीन समय में अपने यहाँ सभ्यता संस्कृति थी, सिर ढक के रखना है, बाहर नहीं निकलना है, लड़कियों को कम पढ़ाना है और पढ़ाए तो घर में ही गुरु को बुला करके पढ़ाना है। तो वो उस टाइम की सभ्यता संस्कृति में वो ही डल गए थे। लेकिन आज तो क्या है, सभी को क्या है, आज की सभ्यता संस्कृति क्या है, सबको फ्रीडम मिली हुई है। सभी तरह से वो आराम से आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता, दया, धर्म, अतिथि सत्कार और मानव सेवा हमारी परंपरागत विशेषता हैं। समाज में अनेक परिवर्तन होने पर भी हमारी आस्था इन सबसे आज भी बनी हुई है और जो शिक्षा में हमें उपयुक्त दृष्टि प्रदान नहीं करती उसे हम अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। समाज परिवर्तनशील है और उसकी भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार। जो भी आपके आधार निश्चित के विज्ञान के पाठ्यक्रम प्रदान किया है, इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उस पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाना है जो छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सके। यह विचारधारा पाठ्यक्रम मुख्यतः राजनीतिक था। वैज्ञानिक विषयों के महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। प्लेटो का रिपब्लिक मुख्य राजनीतिक था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है। प्लेटो के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार स्त्री और पुरुष की शारीरिक क्षमता के साथ बौद्धिक क्षमता में भी अंतर पाया जाता है। मानव की आंतरिक शक्ति समाज के उन भूमिकाओं को निश्चित करता है और राष्ट्र को सैनिक, व्यापारिक और शासक एवं सेवक सभी की आवश्यकता होती है। राष्ट्र को सभी लोगों की आवश्यकता है, सबको जगह जगह पे काम करना होता है। इसके लिए उन्हें निम्न बौद्धिक वस्तुओं पर हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। जैसे है ना, वर्तमान समय में शिक्षा द्वारा बुद्धिमानी, सत्यता की पहचान और सुंदरता के प्रति प्यार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार अरस्तु ने भी तार्किक निरूपण को ही ज्ञान प्राप्त करने का आधार माना है। अब इसके अंदर क्या आता है कि विज्ञान के अंदर सर्वज्ञानवाद,
इसके विज्ञान के अंदर क्या है, यथार्थवाद प्रतीतक है। यह ज्ञान सभी विषयों को सम्मिलित करने के में विश्वास करता है। प्रथम इस सोपान में के रूप में ज्ञानेंद्रिय प्राप्त करना तथा बाद में बुद्धि प्राप्त करना। नेक्स्ट इसका राजतंत्रवाद होता है। इसके अनुसार विद्यालय के पाठ्यक्रम में संपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूल रूप में शिक्षा की विषय वस्तु के को समाज से सृजनात्मक पक्ष के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में ये कहा गया है कि प्रजातांत्रिक समाज में बड़े होने पर जो चुनौतियां सामने आने वाली है उनका सामना करने एवं समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाने व ज्ञान सर्वोपरि होता है। उनका मानना था कि समस्या तो जीवन में हर मोड़ पर प्रत्येक पक्ष में उपस्थित होती है और इसे अपरिवर्तित मानते हैं। अतः पाठ्यक्रम के केंद्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखा जाना चाहिए। समस्या समाधान विधि शिक्षा द्वारा उत्पादन कार्य में देवी की शैक्षिक नीति को अपनाना चाहिए। अब है ना, ये सब देखने के बाद ये सारे उपागम भी हमने देख लिए और इसकी शिक्षा नीति के बारे में भी पाठ्यक्रम के आधार पर ही ये सारे क्या होंगे, सारा कार्य होगा। ये सारे उपागम इसके आधार पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे सामने कठिनाइयाँ आती है इतिहास पढ़ते टाइम, उनके क्या लक्ष्य उद्देश्य, ये मैं आपको कल बताऊँगी। क्या क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य, उपचारात्मक शिक्षा क्या है, ये सारी मैं आपको कल बताऊँगी। आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको पढ़ना है और कैसे हिस्ट्री के नोट्स लेकर के प्रश्नों के उत्तर देना है। थैंक यू।